हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेठा और आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ हम बात करेंगे अभी सबसे पहले सेल्स के कॉम्बिनेशंस की, कि अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा बैटरीज हैं या सेल्स हैं तो क्या उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंसेस को कंबाइन किया था, जैसे हमने आर इक्विवेलेंट निकाला था, क्या वैसे ई इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इस बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इसमें जो पॉइंट है जो हम वहां यूज करने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। वो है ब्रांच मैनिपुलेशन का। ब्रांच मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि अगर एक सिंगल ब्रांच मतलब बीच में कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई और ब्रांच वहां से कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो एक सिंगल ब्रांच जैसे कि आपको ए बी दिखा रखा है यहाँ पे, जिसमें दो रेजिस्टेंसेस हैं और एक बैटरी लगी हुई है। इस एक सिंगल ब्रांच में हमेशा जो पोजीशन ऑफ कंपोनेंट्स हैं in series can be interchanged without any effect on various parameters of the circuit। यहाँ पे अगर देखें तो ये 5 ओम, ये 3 ओम और ये 10 ओम तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में क्यों बोला मैंने? क्योंकि सोचो जो भी करंट यहाँ पे चलेगा क्या वो तीनों से सेम ही चलने वाला है? बीच में कहीं और कनेक्शन नहीं है, मतलब ना तो कोई करंट कहीं जाएगा ना ही करंट कहीं से आएगा। तो इन तीनों में सेम करंट चलेगा, सेम करंट चलने का मतलब ये तीनों हम सीरीज में कह सकते हैं। और सीरीज में जब ये हैं तो इन कंपोनेंट्स को अगर हम इनकी पोजीशन से चेंज भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने पास यहाँ पे है। तो जो सर्किट हमें ऐसा दे रखा है, अगर मैं उसे इस तरीके से बना दूं कि 5 और 3 को मैं पास पास ले आया और 10 को मैंने अलग कर लिया, तो इस पूरे सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि करंट अभी भी सेम जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस जो आना है ए से बी तक वो भी अभी तक सेम ही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से आता है? आई आर इसकी वजह से आएगा, आई आर इसकी वजह से और ई इसकी वजह से, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखे जाएंगे। तो चाहे आप ये आई आर यहाँ लिख लो, आई आर यहाँ लिख लो और ई इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी सेम रहने वाला है। तो यहाँ हमें खास बात समझ में आनी चाहिए कि जब एक सिंगल ब्रांच है, सारे कंपोनेंट सीरीज में हैं, तो हम उन कंपोनेंट्स को अगर इंटरचेंज भी कर दें या रीअरेंज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है, सिंगल ब्रांच होनी चाहिए, कोई और कनेक्शन बीच में नहीं होना चाहिए। इसके आगे कनेक्शन हो सकते हैं, ऑब्वियसली इसके आगे कनेक्शन हो सकते हैं, बट ए से बी तक के बीच में कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने इसको ऐसा कर लिया तो अब ये 5 और 3 सीरीज में आपको विजुलाइज हो गए, सीरीज में विजुलाइज होते ये 8 हो गए, ये 10 हो गया। अब आप इसके पैरामीटर्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो जैसे आपको एक सर्किट दे रखा है यहाँ पे, ये इस सर्किट में अगर देखें तो सारे कंपोनेंट सीरीज में हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी करंट चल रहा है यहाँ पे वो सबसे सेम जाएगा, जो भी करंट चलेगा वो हर कंपोनेंट से बिल्कुल सेम जाएगा। तो सब यहाँ पे सीरीज में है और कोई और ब्रांच नहीं निकल रही ना, मान लो यहाँ से कोई और ब्रांच या ऐसी कोई ब्रांच, ऐसी कोई ब्रांच, कुछ भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, पूरा का पूरा सेम एक ही ब्रांच ये है। तो अगर इसमें आपसे करंट पूछा गया तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप इसमें केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगा के आप क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं लेट्स से यहाँ से शुरू करता हूँ केवीएल लिखना, तो मैं लिखूंगा +20, इससे चलते हैं। फिर लिखूंगा मैं -4i, फिर मैं लिखूंगा +10, फिर मैं लिखूंगा -3i, फिर लिखूंगा -8i इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो कितना करंट बन रहा है, 15i इक्वल टू 30 या i इक्वल टू 2 एम्पियर। केवीएल लगाने से आपको ये आंसर मिला। और अगर मैं ब्रांच मैनिपुलेशन यूज करूं कि अगर सब कुछ सेम है तो मैं सबको साथ में अलग अलग लिख सकता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा। इस सर्किट को ऐसा रीअरेंज कर सकते हैं, 3 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस अपन पास में ले आए, तो इस 8 ओम को मैं ऊपर ले गया, 3 ओम ऊपर है ही, 4 ओम भी यहाँ पे है। ठीक है, दोनों अगर बैटरीज देखे जाए तो दोनों का जो टर्मिनल्स हैं वो सेम टर्मिनल्स, सेम डायरेक्शन में है, ऐसा है ना। देखो 10 ओम जो है वो 10 ओम भी करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करना चाह रहा है, मतलब ऐसे फ्लो करेगा। यहाँ भी अपन ने ऐसे ही बता रखा है। ये 20 ओम भी ऐसे फ्लो करना चाहेगा, ये भी ऐसे ही बता रखा है। दोनों के पोलरिटीज भी सेम है, तो माइनस प्लस ऐसा है। ये 10 है और ये 20 है। अब आपको सीधा सीधा विजुलाइज हो रहा है, देखो ऊपर वाला सब मिला के हो गया 15,
और नीचे ये दोनों बैटरीज जो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहती हैं, क्योंकि दोनों के पॉजिटिव सेम तरफ है, दोनों का पॉजिटिव बिल्कुल सेम तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगा 10 प्लस मतलब 30 के बराबर। तो मैं इन दोनों को मिला के एक सिंगल बैटरी से कर देता हूँ विच इज 30। सीधा विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पे। अब करंट कितना जाएगा इस पूरे सर्किट में, I equal to V by R which is 2 ampere, 50 by 15 2 ampere। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास सर्किट सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड अभी तक हो चुके हैं, पर ये भी एक तरीका है जिससे आप चीजों को आसान वे में देख सकते हैं। केवीएल लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है, कोई अननोन मानने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा इसको एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब हमेशा वही होता है जब करंट सेम जा रही हो कंपोनेंट से, जो हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनसे करंट अगर सेम चलती है तो हम उसे कहते हैं कि वो सीरीज में है। तो यहाँ भी ऐसा ही हिसाब है कि फॉर अ ग्रुप ऑफ सेल्स वी ऑलवेज डिफाइन इट्स इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, रिप्लेस द ग्रुप ऑफ सेल्स बाय सिंगल इक्विवेलेंट सेल। तो सेल जो होता है वो दो चीजें मिलके बनता है, एक उसका ईएमएफ, दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने बात की थी एक बैटरी के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब चार्ज फ्लो होता है अंदर बैटरी में तो आयन से टकराता है, आयंस आपस में टकराते हैं, इस वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, और वो रेजिस्टेंस कहलाता है एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ और रेजिस्टेंस हमें दोनों बातें यहाँ पे करनी है। आपके सामने ये एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसमें दो सेल्स हैं। फर्स्ट में ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे सेल में ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसके लिए आपको इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन लिखना है। तो अभी हम पढ़ के आए थे कि हम सर्किट में अगर सिंगल सर्किट है, सिंगल ब्रांच है, तो रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये E2 को मैं E1 के पास लिख लेता हूँ, इस तरीके से बन जाएगा ये। और देखो दोनों की पोलैरिटी सेम है, इसका प्लस भी इस तरफ है और इसका प्लस भी इस तरफ है, दोनों इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएंगे। और R1 R2 को दोनों को मैंने साथ में लिख लिया यहाँ पे ऐसा। अब ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों मिलके इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ बनाएंगे और ये दोनों मिलके इसका इक्विवेलेंट आर बनाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो वही हमें यहाँ पे दिखाना था। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से या एक सेल से कन्वर्ट कर दिया जिसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट और जिसका रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट। यही हमें करना था। ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, होती है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा E प्लस E2। तो पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से हम यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ लिखेंगे तो E इक्विवेलेंट लिखा जाएगा E1 प्लस E2 के बराबर, ठीक है। और R इक्विवेलेंट लिखा जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे सीरीज में मिल रहे हैं हमें। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं एडिटिव कॉम्बिनेशन इन सीरीज। अब एडिटिव कॉम्बिनेशन के बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन। सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो दोनों बैटरीज की जो पोलैरिटीज हैं वो ऐसे अपोजिट हैं, इसका प्लस इधर तो इसका प्लस इधर। अब सोचो कि ये करंट फ्लो करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, ये करंट फ्लो करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज जब करेंगे तो हम जब ब्रांच मैनिपुलेशन करके दोनों को पास पास ले आए, अब जब ई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो लेट्स से ई इक्विवेलेंट हमने ऐसा बनाया जिसका पॉजिटिव इस तरफ है। तो अगर पॉजिटिव इस तरफ है तो हमने क्या माना कि ये वाला हमारा है, ये छोटा ईएमएफ है, इसलिए हमने बड़े की तरफ फाइनल अपना पोलैरिटी को कंसिडर किया है। तो अब जब ई इक्विवेलेंट लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा E1 माइनस E2। डायरेक्शन के हिसाब से, पोलैरिटी के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि आपने E1 को बड़ा माना है, इसीलिए फाइनल की पोलैरिटी भी आपने ऐसी ली है। अगर आप E2 को बड़ा मानते तो फाइनल पोलैरिटी आप ऐसी बनाते यहाँ पे और फिर लिखते E2 माइनस E1 इज E इक्विवेलेंट। तो बात ध्यान रखना
आप कौन से को बड़ा मानते हो, या अगर बड़ा दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जो बैटरी आपको ज्यादा दिख रही है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, उसको आप उस डायरेक्शन में ई इक्विवेलेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सबट्रैक्शन में। और आर इक्विवेलेंट पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, आर इक्विवेलेंट अभी भी ये दोनों सीरीज में है, तो वो R1 प्लस R2 ही रहने वाला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप ईएमएफ में प्लस माइनस यूज करते हैं, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, आर में कोई चेंजेस नहीं होते, ये R1 प्लस R2 ही रहने वाला है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में माइनस नहीं आएगा, वो हमेशा ऐड ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगी दो बैटरीज के बाद। अगर ऐसे जनरल केस की बात करें कि बहुत सारे सेल्स आपस में कनेक्ट कर रखे हैं, एन सेल्स मान लो कनेक्ट कर रखे हैं, तो सबके लिए अगर ई इक्विवेलेंट लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अप टू EN। और ऐसे आर इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। अब अपने को करना क्या है, मान लो यहाँ पे कोई एक बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दी, जैसे ये E3 जो है वो ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब E3 को अगर उल्टा कनेक्ट कर दिया तो अपने को बस जहां E3 है वहां माइनस E3 कर देना है, इतना ही इसमें चेंज आने वाला है। पोलैरिटी वहां यूज कर लेंगे, बाकी सब लिखता, आर इक्विवेलेंट में कोई नहीं होने वाला है। आई थिंक शायद थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ दिक्कत हुई थी, आप लोगों को आवाज आई थिंक नहीं आ रही थी अच्छे से, तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें अगर जनरली बात की जाए तो बहुत सारे सेल्स यहाँ पे हमने एन सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं। अगर ई इक्विवेलेंट मुझे लिखना है तो मैं सीधा सीधा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN करूंगा, और ऐसे आर इक्विवेलेंट जब लिखूंगा तो लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस अप टू RN। पर सोचो यहाँ पे अगर कोई सेल रिवर्स मैनर में कनेक्ट कर दिया, जैसे ये E3 है, इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया, रिवर्स मैनर में कनेक्टेड है, तो जब रिवर्स मैनर में कनेक्टेड हो जाएगा तो E3 की जगह माइनस E3 यूज कर लेंगे, जबकि आर इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो वहां प्लस R3 ही लिखा जाएगा, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था। आर इक्विवेलेंट में कभी माइनस साइन नहीं आता, वो प्लस में ही चलेंगे। लेकिन अगर सेल यहाँ पे उल्टा कनेक्टेड है तो यहाँ माइनस E3 से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में। अच्छा, अगर मान लो सारे सेल्स आइडेंटिकल होते और इन सबको अपन सीरीज में कनेक्ट करते, आइडेंटिकल मतलब ई और आर सबका यही अपने पास ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस होता, तो क्या हो जाता, अगर एन सेल्स ऐसे कनेक्ट किए तो अपने पास ई इक्विवेलेंट कितना बनता, एन ई, और आर इक्विवेलेंट कितना बनता, एन आर। क्लियर है बात, क्योंकि E1 प्लस E2 प्लस E3 मतलब n टाइम्स E आपने ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 n टाइम्स R ऐड कर दिया। तो ये बातें हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल, पैरेलल क्यों बोला अपन ने इनको, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इधर और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बैटरीज के लिए सेम आ रहा है, ठीक है। अब अगर इसके लिए अपने को इक्विवेलेंट लिखना है तो अपन कैसे लिखें, तो सीधा सा हिसाब, यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट इज व्हिच इज R1 प्लस R2, ओके। और जो बैटरीज हैं उनके लिए ई इक्विवेलेंट लिखने का जो फॉर्मूला है अपने पास, वो आता है ये, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमें एज इट इज याद होना चाहिए, जिस फॉर्मूला में एज इट इज याद होना चाहिए। क्लियर है बात, E1 by R1 मतलब जो EMF है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो दूसरा EMF है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, नीचे दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके एडिशन, ठीक है। ये आया कहां से, तो केसीएल इक्वेशन आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक्स पोटेंशियल मान लिया, यहाँ जीरो पोटेंशियल मान लिया। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस E1 और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस E2। क्लियर है, लिखना आता है ना, प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं तो माइनस E1, इधर भी प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो माइनस E2। अब अगर अपन यहाँ करंट लिखें तो यहाँ करंट लिखेंगे x माइनस E1 माइनस 0 बाय R1, ये करंट हो जाएगा यहाँ का।
यहाँ करंट अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा x माइनस E2 माइनस 0/R2, ये इधर का करंट हो जाएगा। केसीएल इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से हम x फाइंड कर सकते हैं, x अपने पास आएगा ये, और क्या ये x ही तो E इक्विवेलेंट आ रहा है, क्यों? क्योंकि यही अपना पोटेंशियल डिफरेंस है जो अपन यहाँ पे फाइनली E इक्विवेलेंट के टर्म में लिख रहे हैं। तो E इक्विवेलेंट आपके पास ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को एज इट इज याद रखेंगे, E1/R1 प्लस E2/R2 बाय 1/R1 प्लस 1/R2। और ये कब है, यहाँ फिर से देख लीजिए, जब दोनों सेल्स की पोलैरिटी देखो सेम साइड एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ऊपर प्लस साइन आ रहा है, ठीक है। अगर ये अपोजिट कनेक्टेड होते तो जो अपोजिट है वहां नेगेटिव साइन कंसिडर किया जाता। जैसे मान लीजिए ये E2 अगर ऐसा होता कि प्लस इस तरफ होता माइनस इस तरफ होता, तो मैं यहाँ फॉर्मूला में माइनस E2 यहाँ पे लिखता। सिर्फ E2 के साथ माइनस आएगा, फिर से वही बात है, नीचे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 ही आने वाला है, ठीक है। ओके, अगर ऐसे बहुत सारे सेल्स पैरेलल में कंबाइंड है तो सबका अपन लिख सकते हैं E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस E4/R4 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसा चलता रहेगा। अगर कोई नेगेटिव कनेक्टेड है, अपोजिट साइन में कनेक्टेड है, तो सिर्फ ईएमएफ के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, आर में नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, वही हिसाब यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस जैसे E3 अगर नेगेटिव है तो माइनस E3/R3 यहाँ कर देंगे, जबकि नीचे प्लस 1/R3 ही आएगा, और आर इक्विवेलेंट में भी ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा ही चलेगा। और अगर वो n इक्वल ईएमएफ के या इक्वल आइडेंटिकल सेल्स हैं तो सबका ईएमएफ सेम, सबका रेजिस्टेंस आर सेम। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि देखो ई इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाएगा, ई इक्विवेलेंट होगा E/R प्लस E/R प्लस E/R, ऐसा चलेगा n टाइम्स डिवाइडेड बाय 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये भी चलेगा n टाइम्स। ध्यान से देखें तो ऊपर बनता है n टाइम्स E/R डिवाइडेड बाय n टाइम्स 1/R, n से n कैंसिल, r 1/R से 1/R कैंसिल, बचा आपके पास सिर्फ E। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई के बराबर ही होता है जो किसी भी एक सेल का ईएमएफ है। ऐसे ही आर इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो हमें पता है कि जब आर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट हो जाता है आर बाई एन के बराबर, और वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखें तो अगर मैंने आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में कनेक्ट करने से मुझे एक फायदा मिला कि इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ था वो तो ई रहा, लेकिन रेजिस्टेंस इनका कम हो गया। तो अब अगर मैं टोटल करंट देखूं तो मैं लिखूंगा E/R/N, तो मेरे पास करंट जो आ रही है वो N टाइम्स E/R आ रही है। मतलब किसी एक सेल की वजह से जो करंट आती है वो E/R आती, N सेल्स की वजह से करंट आ रहा है N टाइम्स E/R, मतलब करंट कैपेसिटी मेरी बढ़ जाती है पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगर एक बैटरी ग्रिड बनाई जाए, ठीक है, सेल्स बहुत छोटे छोटे हम यूज करते हैं, बहुत कम वोल्टेज के होते हैं, लेकिन मुझे अगर ज्यादा वोल्टेज की एक बैटरी चाहिए, ज्यादा पावर की एक बैटरी चाहिए, तो मैं बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके एक ग्रिड बनाता हूँ। अब इस ग्रिड में क्या है, देखो ध्यान से कि हर एक रो में n सेल्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। और ऐसे कितनी रोज हैं? ऐसी m रोज हैं। कितनी रो हैं? m ऐसी रोज हैं। अगर मुझे इस पूरे का इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है तो मैं क्या करूंगा, पहले एक रो का इक्विवेलेंट निकाल देता हूं और उस इक्विवेलेंट को पैरेलल में ऐड कर दूंगा, कितनी टाइम्स? m टाइम्स, तो मेरा इक्विवेलेंट आ जाएगा टोटल। तो एक रो की अगर बात करें अपन यहाँ से यहाँ तक की, तो क्या मिल रहा है? इक्विवेलेंट सेल्स हैं, n टाइम्स जुड़े हुए हैं, तो n e इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा और n r इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अपन ने देखो यहाँ साइड में बता रखा है कि एन ई इनका इक्विवेलेंट है और एन आर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसका? एक रो का। इस एक रो में एन ई और एन आर अपने को मिल रहा है। ऐसे ही सेकंड रो में भी एन ई और एन आर मिलेगा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, जितने भी रोज हैं यहाँ पे एम रोज हैं, सब में एन ई और एन आर इक्विवेलेंट मिलने वाला है, ठीक है।
तो अब सिचुएशन कैसी हो गई? सिचुएशन हो गई ऐसी कि ये अपने पास पैरेलल में लगातार ऐसी चीजें चल ही जा रही हैं, ठीक है, NENR ऐसे सारे अपने पास चल रहे हैं। तो अभी हमने बात करी थी कि जब आप इक्वल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ईएमएफ पे कोई चेंज नहीं होता ना। अभी हम बात करके आए थे यहाँ पे, देखो अगर इक्वल सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो ईएमएफ पे चेंजेस नहीं होते, वो ई के बराबर रहता है और ये जो रेजिस्टेंस है वो 1/, जितने सेल्स हैं उस पर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक सेल का ईएमएफ कितना है, NE, और सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो फाइनल ईएमएफ भी कितना रहने वाला है, NE के बराबर। और एक रेजिस्टेंस कितना है, NR। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हैं, M टाइम्स, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR/M। पैरेलल में कनेक्ट करना हमें आता है। एक रेजिस्टेंस NR का है और इसे कितने रेजिस्टेंस है, M रेजिस्टेंस, तो NR/M अपना यहाँ पे इक्वल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस पूरे ग्रिड को हम इस एक सिंगल सेल से बता सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है NE के बराबर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है NR/M के बराबर। क्लियर है बात? इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बहुत आसानी से क्या बनेगा, ऐसा एक ग्रिड दे देंगे आपको, मान लीजिए एक रो में 5 सेल्स दे दिए और ऐसे 6 रोज आपको दे दी। तो n हो गया आपके पास 5 के बराबर, m हो गया 6 के बराबर। वो दोनों यूज करके आप इसका इक्विवेलेंट बता सकते हैं। और इक्विवेलेंट बताने के बाद नीचे आपको एक रेजिस्टेंस और दे देंगे R। पूछा इस पूरे में करंट बताओ, क्या करंट आराम से बता सकते हैं आप यहाँ पे? क्लियर है बात? इस टाइप का एक बहुत आसान से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि बैटरी ग्रिड को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले सबको सीरीज में लिया, उन सब के बाद उन सबको पैरेलल में कंसिडर कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो इसमें टॉपिक है वो है थेवेनिन्स मेथड। थेवेनिन्स मेथड क्या है? तो देखो नीट वालों के लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नीट वाले चाहें तो इस मेथड को स्किप कर सकते हैं, और जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके लिए ये कहीं भी यूज नहीं आने वाला है, कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ जेई वालों के लिए है। आप लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये चीजें आगे भी काम आने वाली हैं आपके लिए। आरसी सर्किट जब हम पढ़ेंगे उसमें भी थेवेनिन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे थेवेनिन मेथड क्या कहता है कि अगर एक गिवन सर्किट अक्रॉस 2 टर्मिनल्स, ठीक है, मान लीजिए ये अपने को एक एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से समझ पाएंगे। ये एक सर्किट अपने को दे रखा है। इस सर्किट में आपसे पूछा गया कि इस 5 ओम में करंट बताइए। इस 5 ओम में करंट कितना जा रहा है, ये आपसे पूछा गया। अभी अपन पढ़ के आए हैं कि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि मैं यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लगा दूं 2 लूप में, या फिर मैं नोडल एनालिसिस लगा दूं यहाँ पे और यहाँ पे। ये दोनों तरीके हैं केवीएल और केसीएल वाले। तीसरा तरीका है थेवेनिन मेथड वाला, वो भी हमें देखना है, क्योंकि यहाँ तो आप आराम से कर पा रहे हैं बाकी मेथड से भी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस फंस जाते हैं जो सिर्फ इस मेथड से ही हो पाएंगे, या इस मेथड से बहुत आसानी से हो पाएंगे। इक्वेशंस जो आप लगाएंगे तो बहुत लंबे चले जाएंगे वो, तो हमें मेथड सीखना चाहिए। अब थेवेनिन मेथड क्या कहता है कि आपको जहां पे करंट पूछी गई है, जैसे इस 5 ओम में करंट पूछा गया है, तो आप इसे मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये 5 ओम आपका जो हो गया वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। और अब इसके अलावा जो पूरा सर्किट बचा है ना, वो पूरा सर्किट एक बैटरी की तरह काम करेगा। बैटरी की तरह काम करेगा मतलब यहाँ पे ये जो ईएमएफ्स हैं ये मिलके बैटरी बनाएंगे, और बाकी जो रेजिस्टेंस बचे हुए हैं ये मिलके इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब वो कैसे बनेगा ये अपने को यहाँ पे देखना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरे सर्किट को आपने एक इक्विवेलेंट बैटरी और एक रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर दिया। इस जहां पे करंट निकालना है वो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया ये, और बाकी जो पूरा बचा हुआ सर्किट है उसको आपने एक सिंगल बैटरी से कन्वर्ट कर दिया। ये इस मेथड का कॉन्सेप्ट है। अब अगर मुझे ये ई और आर मिल गए तो करंट निकालना कोई खास बात नहीं है, अब तो बहुत आसान सी बात है। ये आर और ये आर सीरीज में हो जाएंगे और उसके बाद मैं करंट आराम से यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट अपना काम है ई और आर फाइंड करना कि ये कैसे फाइंड करें, इस पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट बैटरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं वो देखते हैं जल्दी से। स्टेप्स क्या हैं?
पहला स्टेप यह है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, जो आपने जहां पे आपको करंट निकालना है उसको आपने ए बी नाम दे दिया। तो इसको हटा के सारी बैटरीज को सिंपल वायर से कन्वर्ट करके, देखो जहां जहां भी बैटरी लगी हुई थी ना, आपने उन सबको एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दिया। जो रेजिस्टेंस अंदर बचे हुए थे उनको एज इट इज रखा, और इसके अक्रॉस जहां पे आपको करंट निकालनी है उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड किया। तो अब देखो ये 6 और 3, इन दोनों का मुझे इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये पैरेलल में दिख रहे हैं साफ साफ। और 6 और 3 जब पैरेलल में होते हैं तो अपने को पता है मिल के देते हैं 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने को आर मिल गया 2 ओम्स। बड़ी आसानी से अपना एक तो सॉल्व हो गया, ये आर अपने को फाइंड हो गया। अब दूसरी बात करते हैं ई की। ई कैसा निकालें? तो ई बेसिकली है क्या? ई है यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज ई, ये अपने को फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? तो देखो क्या किया जाए, जल्दी से देखो। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि करंट किस में फ्लो हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि करंट खाली इसमें फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला ये तो ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो जो भी करंट फ्लो होगा खाली इस लूप में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये करंट अगर निकाला जाए तो देखें कितना आएगा। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है 6 और 3 9 ओम, और ऐसे ही टोटल जो यहाँ पे ईएमएफ बन रहा है वो 6 और 4 10 वोल्टेज का बन रहा है। तो अगर करंट में लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10/9 एम्पियर। इसमें कोई खास बात नहीं है ना, अभी हमने ब्रांच मैनिपुलेशन पढ़ा था। मैं इस बैटरी को और इस बैटरी को साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ 10 ओम में, और ऐसे ही ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 ओम। तो 10 वोल्ट बाय 9 ओम अपना करंट आ गया यहाँ से ये। अब अगर करंट अपने को मिल गया तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूँ। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने माना 0 ए पे, तो मुझे वापस घूम के बी पे आना है। ठीक है, तो यहाँ चलूंगा तो मिलेगा 4 इस बैटरी की वजह से। नीचे आऊंगा तो करंट इसमें जा रहा है ऊपर की तरफ, नीचे आऊंगा तो बढ़ेगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आई आर के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 + 3 × 10/9। ये कितना हो जाएगा आपके पास 10/3, 4 + 3। तो वो है वोल्ट। अब अपने को यहाँ पे ई भी मिल गया। ई आपके पास आ गया 22/3 वोल्ट्स। और ये बैटरी कैसी बनी हुई है? इस तरीके से, क्योंकि ऊपर अपने को पता है ए पे एक लोअर पोटेंशियल है और बी पे हायर पोटेंशियल है 0 और 22/3 के बराबर। अब आपका जो सर्किट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अपना सर्किट ऐसा बन रहा था ना, आर यहाँ पे था, ई आपने यहाँ ऐसा बनाया था, और ये आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था आर 5 ओम के बराबर, जिसमें आपको करंट चाहिए था। ये आपके पास इक्विवेलेंट जो बना 22/3, ये आपके पास बना, अभी आपने फाइंड किया था आर कितना आया था आपको 2 ओम्स। करंट आपके पास फाइनल आ जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आई आप लिख सकते हैं 22/3 डिवाइडेड बाय 2 + 5 विच इज 7। तो 22/21 एम्पियर्स, ये आपका फाइनल इसमें आंसर आ जाएगा। तो थेवेनिन मेथड फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। क्या करना है, जिस रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड करना है वो आपके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको आप एज इट इज बना लेंगे, और वो पॉइंट्स आपके हो गए ए और बी पॉइंट्स। जो पूरा सर्किट बचा हुआ है उसको आप एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करेंगे, वो बनेगी ऐसी। अब इसमें आपको ये आर और ई फाइंड करने हैं। सबसे पहले आर फाइंड करते हैं। आर फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जो ए और बी पॉइंट्स आपने बनाए उसके अक्रॉस आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, या आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो जितने भी बैटरीज हैं उन सबको आप सिंगल सिंपल वायर से कन्वर्ट कर देंगे। जो रेजिस्टेंस बचे उनको आप सीरीज पैरेलल में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 6 और 3 पैरेलल में दिख रहे हैं, तो आर आपको मिल गया 2 ओम्स। ठीक है, अब बात करते हैं ई की। इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालें? तो वो ईएमएफ इज नथिंग बट जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ का ईएमएफ है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपने को करंट की जरूरत पड़ेगी। तो करंट कैसे निकालें? यहाँ पे अपन ने केवीएल लगा दिया, या ब्रांच मैनिपुलेशन करके भी निकाल सकते हैं।
केवीएल लगा के अपन यहाँ करंट निकाल ली जो अपने पास आई 10/9 एम्पियर्स। एक बार करंट अपने को इस ब्रांच में मिल गई तो अपन यहाँ से यहाँ तक चलते हुए ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो अगर ए पे 0 माना तो इधर लिखूंगा 4, नीचे आऊंगा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना होगा आई आर के बराबर। तो 4 ऑलरेडी था प्लस आई आर, आई है आपका 10/9, आर है 3। इस तरीके से आपने यहाँ का पोटेंशियल लिखा एंड दिस पोटेंशियल इज सेम एज बी। तो आपको ई भी मिल गया 22/3 और पता चल गया कि डायरेक्शन कैसी रहने वाली है। अब पूरा सर्किट आपके सामने क्लियर है। ये 22/3 इस डायरेक्शन में है मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा। आर पता है, कैपिटल आर पता है, करंट आप फाइनली लिख सकते हैं। तो ये है थेवेनिन्स मेथड। तो अब अपने पास सर्किट सॉल्व करने के 4 तरीके हो गए, केवीएल, केसीएल, इक्विवेलेंट बैटरी वाला जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस था, और चौथा थेवेनिन्स मेथड। ठीक है, इन चारों को हम यूज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया आपसे कि इस 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट बताइए। तो अपन सारे मेथड्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं, सबको देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड यूज करते हैं इक्विवेलेंट बैटरी वाला मेथड। इक्विवेलेंट बैटरी वाला मेथड क्या कहता था कि यहाँ पे ये जो दोनों सेल्स हैं, अगर मैं इसको एक सेल मानूं पूरा और इसको एक सेल मानूं पूरा, तो ये दोनों सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और पैरेलल का फॉर्मूला अपने पास क्या होता था कि इस पूरे को अगर मैं ऐसा कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा आर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था ई इक्विवेलेंट का, जिसका आपने पॉजिटिव माना है। देखो मैंने ई इक्विवेलेंट को ऐसा बनाया, ये पॉजिटिव इस तरफ, ये पॉजिटिव इस तरफ, तो ये अपना पॉजिटिव रहेगा, दूसरा वाला नेगेटिव रहेगा क्योंकि यहाँ ये ऐसा है, पोलैरिटी अपोजिट है इसकी। तो मैं लिखता हूँ इसको E1/R1 तो 18/6 माइनस E2/R2 12/3 माइनस किया, पोलैरिटी अपोजिट थी, डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट कैसा होता है 1/3 प्लस 1/6 1/R इक्विवेलेंट के बराबर, पैरेलल में ऐसा ही लिखा जाता है। यहाँ से आपको आर इक्विवेलेंट मिल गया, ई इक्विवेलेंट मिल गया। आप आराम से इसमें करंट बता सकते हैं। करंट हो जाएगा आपके पास ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। इक्विवेलेंट बैटरी का ये मेथड हो गया। नोडल एनालिसिस अगर लगाएं तो नोडल एनालिसिस में क्या बोलेंगे, इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। नोडल एनालिसिस मेथड अगर मुझे लगाना है तो क्या किया जा सकता है, कोई भी एक जगह 0 मान लिया तो यहाँ 0 हो गया सारा। यहाँ हो जाएगा -12 क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आए। यहाँ हो जाएगा आपका +18। ठीक है, और इस तरफ मान लिया आपने x। अब कोई भी एक नोड उठा लीजिए, ये नोड आपने उठा लिया, यहाँ से 3 डायरेक्शन में करंट अपने को मानना है, तीनों डायरेक्शन में करंट लिख लेते हैं जल्दी से। तो जो ऊपर करंट जाएगा वो जाएगा x माइनस -12/3। क्लियर है बात। जो बीच वाले में जाएगा करंट वो जाएगा x माइनस 18/6 और जो सबसे लास्ट में करंट जाएगा वो जाएगा x माइनस 0/4 इक्वल टू 0। एक बार आपको यहाँ से अगर x मिल गया, जो कि आराम से मिल सकता है, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है, तो क्या आप इसमें करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या हो जाएगा उसके बाद, ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, इधर 0 है, इधर x है, करंट इसमें आएगा x/4 एम्पियर्स। क्लियर है बात। आसानी से ये भी नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा जो मेथड था केवीएल वाला। केवीएल मेथड क्या कहता है कि आप इसमें दो करंट्स मान लीजिए, दो लूप्स में I1 और I2। तो आपने जब करंट माने तो मैं इस करंट को ऐसा मान लेता हूँ ताकि यहाँ सेम हो जाएगा ऐसा, दिस इज I2। ठीक है, तो इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितना जाएगा I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, केवीएल इक्वेशन अगर फर्स्ट लूप के लिए लिखें तो यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स से मैं लिखूंगा 18 माइनस 6 टाइम्स I1 प्लस I2, ऊपर चले -3 टाइम्स I1 प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड लूप के लिए अगर लिखेंगे तो मैं 18 से शुरू करता हूँ, फिर से लिखूंगा 18 माइनस 6 I1 प्लस I2। इस बार नीचे चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में आएगा 4 I2
इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, I1 एंड I2 आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। I2 आपका आंसर हो जाएगा करंट इन द 4 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? ये तीनों मेथड अपने पास अभी तक अपन ने जो पढ़े थे वो थे। चौथा थेवेनिन्स मेथड, ये देख लेते हैं जल्दी से। थेवेनिन मेथड क्या कहता है? तो जिस रेजिस्टेंस में अपने को करंट निकालना है उसको अपन ने यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, उसे अपन ने यहाँ से अभी रिमूव कर दिया। ए और बी यहाँ पे अपन ने नाम दे दिया। ठीक है, अब फर्स्ट काम होता है अपना कि इस पूरे से आर अपने को फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। कैसे करते थे? तो जितनी भी बैटरीज हैं उन्हें आप सिंबल वायर से कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरीके से हो गया ये, और ये आपके दोनों पॉइंट्स हो गए ए एंड बी। ये है 3, ये है 6। पता है अपने को इसका इक्विवेलेंट 3 एंड 6 जब पैरेलल में होता है तो आता है 2 ओम्स। तो आर इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम्स। दूसरा अपने को निकालना है इसमें ई, यहाँ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालते हैं? तो ऊपर अपने को पहले यहाँ करंट निकालनी पड़ेगी। करंट अगर निकालें तो देखें, ये 12 ओम इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहता है, ये 18 ओम भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहता है। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो टोटल अंदर जो अपने पास बनेगा वो बनेगा 30 वोल्ट्स। आर बनेगा 9 ओम्स। करंट आ जाएगा 30/9, या ऐसे लिखा जा सकता है 10/3 एम्पियर्स। ठीक है, एक बार आपको करंट मिल गया यहाँ पे आई। अब अपन ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। मैं लिखूंगा वी ए, यहाँ से शुरू किया, इधर चले +18 -6i, यहाँ तक आ गए, वापस इधर आएंगे, इक्वल टू वी बी। ठीक है, आई आपको दे रखा है 10/3, तो जब आई की जगह 10/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा वी ए +18 -6 टाइम्स 10/3 इक्वल टू वी बी। ये आपके पास हो जाएगा 20, तो आएगा -2, उधर गया तो हो जाएगा +2। लिखा जा सकता है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो मतलब ए इस बार हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है। तो अब अपने पास जो फाइनल बैटरी बन जाएगी वो ऐसी कुछ बन जाएगी। ए इज ऑन हायर पोटेंशियल, बी इज ऑन लोअर पोटेंशियल, तो ये ऐसा एक बैटरी बनेगी। 4 ओम यहाँ पे जो एक्सटर्नल था, आर इक्विवेलेंट आपके पास आया 2 और ये आया 2। फाइनल आंसर जो अपना करंट का आएगा वो आएगा I इक्वल टू 2/2 + 4 6 1/3 एम्पियर्स। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा करंट। क्लियर है बात? चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसे आप ट्राई कीजिएगा। देखिए सीधा सीधा अपने को दिख रहा है बैटरी ग्रिड बन रही है ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो अगर एक का निकालूं तो एक का आएगा आपके पास 6 ओम, सॉरी, इस तरीके से आपकी एक बैटरी बनेगी 6 वोल्टेज की और 8 ओम की, और ऐसी बहुत सारी पैरेलल में है। कितनी? 3 पैरेलल में है। जब पैरेलल में होती है तो अपने को पता होता है इक्विवेलेंट तो चेंज नहीं होने वाला, तो ये तो 6 वोल्ट्स हो गया। और आर इक्विवेलेंट 3 पैरेलल में है तो 8/3 ओम्स हो जाएगा ये। तो आपके पास जो पूरा सर्किट बन गया वो ऐसा बन गया, ये हो गया 6 वोल्ट्स, ये हो गया 8/3 और ये हो गया 6। करंट आपको पूछा गया था, आई हो जाएगा 6/8/3 + 6। ये आपके पास आ गया करंट। पूछा पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच सेल, हर सेल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये भी आपसे पूछा गया। तो अपने को पता है कि जो भी करंट यहाँ से अपने को मिलेगा, निकाल लेते हैं। ऊपर आएगा 18/8 + 18, 8 + 18 इज 26, तो 18/26 या ऐसा लिखा जा सकता है 9/13 एम्पियर्स। टोटल करंट जो यहाँ से चल रहा है वो चल रहा है आई, विच इज 9/13 एम्पियर। अब जो करंट जाएगा वो हर ब्रांच में सेम चलेगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में है और सब सेम है ब्रांचेस। तो यहाँ भी करंट जाएगा I/3, यहाँ भी जाएगा I/3, यहाँ भी जाएगा I/3। तो आपसे अगर एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो एक सेल यहाँ बना देते हैं। एक सेल ऐसा है, ये 3 है, ये 4 है, और इसमें करंट जा रहा है I/3 के बराबर। क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का? क्या लिखा जाएगा? तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मैं लिखूंगा वी ए
-3 -4 इंटू आई बाई 3 इक्वल टू VB। आई आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब लिखना आ गया अब तो आपको। VA से शुरू किया, -3 इंटू आई बाई 3, सॉरी -3 बैटरी की वजह से और 4 इंटू आई बाई 3 रेजिस्टेंस की वजह से। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड से सॉल्व करना है। 4 ओम में आपको टोटल करंट निकालना है। सेल कॉम्बिनेशंस भी यूज करेंगे फर्स्ट मेथड, दूसरा थेवेनिन एनालिसिस से भी इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके साथ सारी बातें हुई इस पूरे चैप्टर की। नेक्स्ट से अपन बात करेंगे कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस कितना होता है, कितनी पावर जनरेट होती है, और उसके बाद अपन चलेंगे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे। बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी बातें करेंगे। फिर अपन चलेंगे इलेक्ट्रिकल एपरेटस पे या मेजरमेंट एपरेटस पे। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर, ये सारी बातें हम उसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी को, पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिएगा।